ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेशन में जो कि आज के दिन का हमारा सेशन है, वी स्टार्ट विद द कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसेस बिकॉज अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे क्लाइंट और सर्वर स्ट्रक्चर या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की। सो ईच क्लाइंट एंड सर्वर they are running an application software और प्रोग्रामिंग में हम इसको एक प्रोसेस कहते हैं। ये प्राइमरली मेमोरी में जब हम कॉपी कर देते हैं ना सॉफ्टवेयर को, तो वो रनिंग स्टेट में जब आ जाता है तो अब हम उसको प्रोसेस कहते हैं। सो देर आर टू processes, one is called client process and another is called the server process। यहाँ इन्होंने इसको डिफाइन किया है, the process that initiate communication, this is a client process, and the process that waits to be contacted, so it is a process which is waiting for a request, and once it receive a request it start providing the service। ये तो थोड़ा इसका टेक्निकल एस्पेक्ट है, लेकिन अगर हम इसको डेली लाइफ में भी देखें तो अगर हम जो है वो फॉर एग्जांपल कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो वी आस्क जो शॉपकीपर है उसको हम कहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए और वो हमें वो चीज़ दे देता है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो हम हैं खुद को क्लाइंट एज्यूम कर लें और जो शॉपकीपर है उसको हम सर्वर एज्यूम कर लें, तो थोड़ा सा आसानी से हम इसको समझ जाएंगे इस एनालॉजी को। सो ए प्रोसेस इज ए प्रोग्राम विच इज अ रनिंग प्रोग्राम विद एन होस्ट। सो विद इन सेम होस्ट, ये होस्ट का मतलब है कंप्यूटर, ओके, जस्ट सर्वर कंप्यूटर, मे बी इट्स ए क्लाइंट कंप्यूटर, लेकिन आमतौर पे होस्ट विच इज रनिंग दैट सॉफ्टवेयर। So within same host, two process communicate using a inter-process communication, so which is defined by the operating system। जी बताइए, पूछिए जी सवाल। सर, ये जी सर होस्ट में सर अगर सर्वर आ रहे हैं तो सर सर्वर में भी विंडोज सर्वर 2008 हो गया या 2012 हो गया, वो इंस्टॉल होता है। मैं आपके सवाल को थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ। आपका सवाल ये है कि क्या जी सर। जो सर्वर विंडोज सर्वर की बात हो रही है यहाँ पे, और मैं थोड़ा सा इसमें जी सर। जो है वो थोड़ा इख्तलाफ करूँ। देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें अगर हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम ओके सर, ओके सर, ओके सर। जो यूटिलिटीज हैं उनके अंदर नेटवर्क की एप्लीकेशंस भी शामिल हैं। इसी तरीके से जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक अलग दुनिया है, अलग दुनिया, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डिफाइन एक डिफरेंट अंदाज में करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हम जो बात कर रहे हैं वो एप्लीकेशन लेवल पे सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, और एक आपका सवाल रेलिवेंट इस कॉन्टेक्स्ट में बन जाता है कि अगर वो एप्लीकेशन जिसको हम यूज कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट है, तो इस सेंस में आपका सवाल जो है वो बन जाता है। लेकिन एक चीज छोटी सी जो डिफरेंस है सर्वर और सही है सर। ऑपरेटिंग सिस्टम में, फ़र्क सिर्फ ये है कि देखिए, छोटी सी एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि जो क्लाइंट सिस्टम है, जैसे सिंपल हमारा लैपटॉप है और हमने उस पर विंडोज़ प्रोफेशनल 10 डाला हुआ है, तो अब जो विंडोज़ प्रोफेशनल 10 है ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें एक हार्डवेयर को, जैसे वो नेटवर्क सिस्टम नेटवर्क है या वाईफाई है, उसको यूटिलाइज करने की जो लिमिट है वो डिफरेंट है, और जब जी सर। सर्वर में वो इम्प्लीमेंट होगा तो वो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है ना? तो कहने का मकसद ये कि बहुत सी चीज़ें सिमिलर हैं सही सर। और कुछ चीज़ें स्पेशलाइज्ड। तो आगे चलेंगे। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की जब बात होती है तो
between different processes because these processes exist in the memory. अब वो मेमोरी के अंदर इनकी आपस में जो कम्युनिकेशन है उसकी मैनेजमेंट जो है दैट इज डिफाइंड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये हम विद इन सेम होस्ट की बात कर रहे हैं। और जब हम इनको बात करेंगे जो डिफरेंट होस्ट पे जो प्रोसेसेस हैं, तो उसमें उसने बता दिया है कि डिफरेंट होस्ट के ऊपर जो कम्युनिकेशन होगी उसका जो प्रोसीजर होगा उसको हम कहेंगे मैसेज एक्सचेंज। यानी वो जो प्रोसेस है ना वो मैसेज एक्सचेंज करवाएगा, एक प्रोसेस मैसेज भेजेगा, वो प्रोसेस जो दूसरे प्रोसेस तक वो मैसेज पहुंचेगा, और फिर इसी तरीके से जो रिप्लाई आएगा वो भी एक मैसेज की सूरत में आएगा। तो ये प्राइमरी बहुत सारी डेफिनेशन तो क्लाइंट सर्वर के पर्सपेक्टिव में डेवलप हुई है, लेकिन चूंकि P2P की जो अपीयरेंस है वो बहुत इफेक्टिव है और बहुत सारी चीज़ें इससे सॉल्व हुई हैं। एक छोटी सी और एप्लीकेशन की मैं बात करूंगा जो P2P एप्लीकेशन के तौर पे बहुत फेमस हुई छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसमें के जो क्लाइंट यानी जो एक जो एम्प्लॉय है वो दूसरे एम्प्लॉय को मैसेज भेजता है अपने सिस्टम पे बैठे हुए। तो इस तरह की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा किसी ज़माने में फेमस हो गई थी, और जो छोटा ग्रुप था, जैसे मैं आगा खान में काम करता था तो हमने भी एक छोटा सा इंस्टॉल किया हुआ था एप्लीकेशन, और उसमें हम अपने जो पीयर्स यानी जो हमारे मेरा स्टाफ था और जिनको मैं रिपोर्ट करता था उनको हमने डाला हुआ था, और उनसे कोई कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होती थी तो हम वहीं पे वो कर लेते थे, कम्युनिकेट कर लेते थे। अगरचे फ़ोन एक्सटेंशंस भी मौजूद थी और ऑफिस भी ज़्यादा दूर नहीं थे, एक ही बिल्डिंग या एक ही कैंपस में थे, लेकिन वो एक इजी वे था कि आप उठ के जाते नहीं और एक छोटा सा बात पूछ लेते, जैसे सर आपके ऑफिस में हैं, हम आ सकते हैं आपके पास, आप बिजी तो नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये बहुत सारा टाइम सेव कर लेते हैं। ओके, असाइड एप्लीकेशंस विद P2P आर्किटेक्चर्स है क्लाइंट प्रोसेस एंड सर्वर प्रोसेसेस। तो एक ही सॉफ्टवेयर, ये हम बात कर चुके हैं, तो एक ही सॉफ्टवेयर में जो है वो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लाइंट और सर्वर वो रिक्वेस्ट को इनिशिएट भी कर सकते हैं, और कोई रिक्वेस्ट अगर उसको आती है तो उसको सर्विस भी दे सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे, ये तो बेसिक डेफिनेशन है। सॉकेट्स, ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन शुरू में ये कंसेप्ट जो है ना ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है जब आमतौर पे सॉकेट का लफ्ज आता है। देखिए जो सॉकेट है ना उससे मुराद सिंपल है कि हम बात कर रहे हैं कि एक आईपी एड्रेस होगा और उस आईपी एड्रेस के साथ एक नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, अगर मैं यहाँ टाइप कर दूँ तो ठीक है, तो ये सर्वर की जगह पे मैं आईपी एड्रेस लिख देता हूँ, आईपी एड्रेस। और आपको पता है कि डीएनएस जब एक्टिव होता है तो आईपी एड्रेस और डीएनएस की आपस में जो है वो क्या कहते हैं नेम के साथ कम्युनिकेशन हो जाती है। तो अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ कि माई वेब डॉट माई डोमेन डॉट लेट्स से पी के फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसके आगे मैंने एटी लिख दिया, तो ये अब मुझे पता चल गया कि ये प्राइमरली वो वेब है, ये HTTP है, URL है, और ये एक आईपी एड्रेस होगा, और ये आईपी एड्रेस जो है इसकी ये 8080 एक नंबर होगा जो कि प्राइमरली इसकी पोर्ट कहलाएगा। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक आईपी एड्रेस और एक पोर्ट। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। प्रोसेस सेंड एंड रिसीव मैसेजेस टू फ्रॉम इट्स सॉकेट्स। तो सॉकेट्स जो है ना वो इम्पोर्टेंट, अगर आप देखें तो यहाँ पे एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर के दरमियान में एक छोटा सा इन्होंने विंडो या दरवाज़ा डोर बना दिया, और इस डोर को कह रहे हैं कि ये सॉकेट है, ठीक है, और इस तक पहुँचने का जो रास्ता है वो ये नेटवर्क डिफाइन कर रहा है। तो प्राइमरीली जो नंबर होगा वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे डिफाइन कर लेंगे, और जो आईपी एड्रेस होगा वो नेटवर्क लेयर पे डिफाइन कर लेंगे, लेकिन इस चीज़ का जो यूज़ है ना वो एप्लीकेशन कर रही होगी, क्योंकि ये नीचे वाली जो लेयर्स है ना
ये खादिम लेयर है, यानी ये सर्विस लेयर्स है। ये ऊपर जो बैठा हुआ मैनेजर है ना, ये इसके लिए सर्विस, इसके सर्वेंट्स हैं। तो ये जब उनको इसने कोई कम्युनिकेशन करनी है तो ये इनको कहता है कि भाई ये करो वो करो ये करो वो करो, तो वो ये फिर आगे उसके कहने के मुताबिक, एप्लीकेशन के कहने के मुताबिक ये फिर उस पर एक्शन लेना शुरू कर देती है। ये जो नीचे वाली लेयर्स है, डिटेल में इनको देखेंगे, लेकिन अभी सॉकेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, देख लिया ना, कंट्रोल्ड बाय द ऐप डेवलपर, ये जो प्रोसेस है, और प्रोसेस इज यूजिंग द socket, and the rest of the things are usually under the control of the operating system, क्योंकि ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही होती ना, अगर हम यहाँ देख रहे हैं सामने नज़र नहीं आ रही। कुछ यूटिलिटीज होती है जैसे टीसीपी डंप है, और वो हमें दिखा रही होती है कि पीछे कनेक्शन क्या एस्टेब्लिश हो रहे हैं और ये और वो, लेकिन वो जो एप्लीकेशन है वो भी यूज एप्लीकेशन लेयर पे होती है, वो वहाँ की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रही होती है। सॉकेट इज एनालॉगस टू ए डोर, यानी एनालॉजी जो है इसकी एक दरवाजे की तरह है, एक गेट की तरह की है। सो द सेंडिंग प्रोसेस पुशेस मैसेजेस आउट टू द डोर। सो द ऑब्वियसली ये जो भी आगे कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो उसको इसे नीचे पुश करना पड़ेगा। अगर फिजिकल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, वर्चुअल कम्युनिकेशन तो हम पीयर टू, यानी ये जो इस लेयर से इस लेयर की जो कम्युनिकेशन, लेकिन जो एक्चुअल पाथ होगा उसका वो थ्रू द नेटवर्क होगा, फिजिकल लिंक के थ्रू होगा। So sending process relies on the transport infrastructure, that means the transport on other side of the door to deliver the message to socket at receiving process। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा मैं इसका जो इंटरनल्स है ना वो खोलता हूँ आपके सामने। देखें, एक चीज़ तो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, जो है ना वो एक यूज़र इंटरफेस है, ठीक है, यूज़र इंटरफेस। अब यूज़र इंटरफेस है, थोड़ी देर के लिए व्हाट्सएप ही सोच लें। व्हाट्सएप से आप मैसेज भेज रहे हैं और दूसरी तरफ भी व्हाट्सएप है, और वहाँ पे जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव हो रही है। ओके, जब ये मैसेज जो है ये नीचे वाली लेयर को पास ऑन होगा तो एप्लीकेशन लेयर में भी कुछ काम होगा, और वो काम हम इससे पहले जानते हैं कि एक इनकोडिंग होगी। इनकोडिंग का मतलब ये है कि ये जो भी हमें नज़र आ रहा है ना, ये पीछे बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये बाइनरी में इनकोडिंग में हो जाएगा, बाइनरी में लिख देता हूँ यहाँ पे सिंपली, तो बाइनरी डेटा जो है ये नीचे पुश हो जाएगा। तो इसी को ये कह रहे हैं कि सेंडिंग प्रोसेस पुश जो है वो डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड। अच्छा, एप्लीकेशन लेयर जो है ये क्योंकि मेमोरी में है और इसके पास जो मेमोरी का एक्सेस है, तो ये बहुत एफिशिएंट है और ये इस मैसेज की हिस्ट्री को ट्रैक कर सकती है। लेट्स से मैं यहाँ रख रहा हूँ कि एक मैसेज है, क्योंकि मैसेज मैंने जानबूझ के लिखा, मैसेज इसलिए लिखा क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना ये एक होस्ट, सेपरेट होस्ट पे, अब सेपरेट होस्ट पे अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो ट्रांसमिशन है, यानी जो प्रोसेस की कम्युनिकेशन और मैसेज के थ्रू हो रही है। अब ये मैसेज जो है ये बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है और अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर को दे दिया जाएगा। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ना ये हमने थोड़ी देर पहले जाना था कि यहाँ पे मेन जो प्रोटोकॉल्स हैं वो टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल हैं, ठीक है ना। अब मैं थोड़ी देर के लिए टीसीपी पे फोकस करना चाहता हूँ, ये हम थोड़ी देर में पढ़ भी लेंगे। अगर मैं टीसीपी पे फोकस करूं तो इसका मतलब है कि देयर विल बी ए कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड। ओके, देयर विल बी ए कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड। अगर मैं इसको यहाँ पे बना दूं, देयर शुड बी ए कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड। अच्छा, ये जो कनेक्शन होगा ना, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, टीसीपी की बात कर रहे हैं, देखिए टीसीपी की बात हो रही है, ये एक रिलायबल कनेक्शन होगा। थोड़े इंटरनल खोल रहे हैं हम इसके ना, रिलायबल कनेक्टिविटी। थोड़ा सा नीचे चले जाएं, क्योंकि हमने सॉकेट को डिफाइन करते हुए बात की थी कि आईपी प्रोटोकॉल है, तो
तो जब हम आईपी एड्रेस की या उसके नेम की बात कर रहे हैं वेबसाइट की, तो जब ये पुश होगा इंफॉर्मेशन नीचे जाएगी नेटवर्क। जब नेटवर्क लेयर की एक प्रॉपर्टी है, अगर मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करूं और उससे के बाद आपसे एक सवाल पूछता हूँ। देखिए, नेटवर्क लेयर की जो कनेक्शन है वो डिफरेंट स्विचेस या डिफरेंट राउटर्स के थ्रू है। अब उनमें जो राउटर है वो किसी भी टाइम ऑफ भी हो सकता है, किसी टाइम जो है वो ऑन भी हो सकता है, कोई नया राउटर भी ज्वाइन कर सकता है नेटवर्क में, और नेटवर्क की स्टेट जो है वो दोबारा से चेंज हो सकती है, फॉरवर्डिंग टेबल जो है वो अपडेट हो सकते हैं। तो ये जो लिंक है नेटवर्क टू नेटवर्क, ये एक रिलायबल लिंक नहीं है, ये अनरिलायबल लिंक है जनरली। हम बात कर रहे हैं दो ऐसे होस्ट की जिनके दरमियान में इंटरनेट है, यानी जिनके दरमियान में मल्टीपल जो है ना वो है होप्स है मल्टीपल स्विचेस हैं, होप्स हैं मल्टीपल। और चूंकि ये एक डायनामिक नेटवर्क है और ये किसी के पर्सनल कंट्रोल में नहीं है, किसी एक कंपनी ने इसको ओन नहीं किया है, तो ये जो हमारे पास इसके अंदर चेंजेस होती रहेंगी डायनामिकली। और अगर कोई स्विच डाउन हो गया है फॉर एग्जांपल, तो इस सूरत में दोबारा से नेटवर्क अपने आप को कन्वर्ज करेगा और टीसीपी जो है वो दोबारा से एक कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश होगी। तो नेटवर्क के ऊपर जो है ये गारंटी तो है, डिलीवरी की गारंटी तो है, लेकिन जो इनहेरिटेंस जो है इसकी ड्यू टू द जो सेटअप है, नेचर ऑफ सेटअप, ये एक अनरिलायबल कनेक्शन है। तो ये एक बड़ी सिचुएशन बड़ी अजीब सी है कि इसको थोड़ा सा एक और अंदाज में समझ लेते हैं कि ये एक स्टाफ है और एक ये स्टाफ है, और दरमियान में जो है वो एक रोड है, जो कि रोड जो है वो बारिश की वजह से कहीं से ख़राब भी हो सकता है, कहीं हो सकता है ट्रैफिक ब्लॉक और जाम भी हो। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा जो कैरियर है वो कह रहा है कि मैं 1 घंटे में आपको यहाँ से वहाँ तक पहुँचा दूँ, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे में। तो आप उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं कि वो 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देगा। हो सकता है वो 1 घंटे में ना पहुँचा पाए, 2 घंटे में पहुँचा पाए, या आधे घंटे में पहुँचा पाए, लेकिन वो ये क्लेम कर रहा है। जब वो क्लेम है ना उसका, वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे कि मैं एक रिलायबल सर्विस दे रहा हूँ यहाँ से लेके जो यहाँ तक पहुँचेगी। और ये जो दरमियान में जो रोड है ना, ये एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि रिलायबल नहीं है। रोड कंडीशन कुछ भी हो सकती है, दरमियान में कोई पार्टी हो सकती है जिसने उसको जाम कर दिया हो फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए या एक दिन के लिए। तो ये मैंने आपके सामने थोड़े से इसके इंटरनल ओपन किए हैं जो आपको फिर नेक्स्ट जो है ना वो नज़र आएंगे। सो देयर इज ए रिलायबल कम्युनिकेशन सेटअप ओवर एन अनरिलायबल सेटअप which is supported through multiple mechanism of message, या यूँ समझिए कि इस लेवल पे वो जब पहुंचेगा तो वो प्राइमरली ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो सेगमेंट बन चुका होगा या फ्रेगमेंट बन चुका होगा। तो उसकी जो कम्युनिकेशन है वो पैकेट की फॉर्म में अनरिलायबल कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो आगे जा रही है। निचली वाली लेयर्स की और प्रॉब्लम होगी, लेकिन अभी हम सिर्फ नेटवर्क लेयर पे, क्योंकि जो सॉकेट का कंसेप्ट है वो आईपी को बाइंड करता है एक नंबर के साथ, और वो नंबर ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल में डिफाइन होता है। और जो प्राइमरली जो यानी डिफाइन होने से बता दिए कि मेंशन किया जाता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं थ्रू एप्लीकेशन। जैसे आमतौर पे वेब का एटी है
और ईमेल का 25 है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं थ्रू कॉन्फ़िगरेशन। तो थोड़ी सी चीज़ें हमने जो है वो डिस्कस कर ली इंटरनली। ये चीज़ें आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं अगर आपने अंडरग्रेड में इसको इन डेप्थ पढ़ा है, और लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं और साथ साथ हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो कि प्राइमरीली तमाम किताबें जो है वो डिस्क्राइब करती हैं। यहाँ कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है? नो सर। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। Okay, addressing process. The question is if IP address is enough to establish a communication, or based on अभी जो हम पढ़ के आए हैं, IP address is not sufficient because we also need to know the port number. That means we need to know a socket. Socket के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, तो उसके बाद ये communication जो है वो establish हो। The answer is no. Many processes can be running on same host. क्योंकि अगर हम सिर्फ एक आईपी पे बाइंड कर देंगे तो फिर वो होस्ट एक ही सर्विस रन कर पाएगा। तो अगर मल्टीपल पोर्ट्स अवेलेबल हैं, उसमें पोर्ट नंबर्स के थ्रू जो है वो फिर सर्विसेज भी अलग अलग होंगी। एक मार्केट में जाएंगे तो मुख्तलिफ शॉप्स नज़र आएंगी, और वो मुख्तलिफ शॉप्स जो हैं वो मल्टीपल भी हो सकती हैं। So identifiers include both IP and port number, and this primarily specify a socket. Some examples are the server, the name of the server, and the port number. So to send HTTP message to, for example, this website, we need to have an IP address and a port number. तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, but there are many things which are linked with this. So the application layer protocol define few things जो थोड़ा फार्मली यहाँ आ रही हैं कि मैसेज की टाइप क्या है, यानी क्या ये रिक्वेस्ट है या ये रिस्पॉन्स है, यानी क्लाइंट सर्वर को अगर जेन में रखें, और पीयर टू पीयर को भी जेन में रख सकते हैं कि क्या ये जो मैसेज है ये एक रिक्वेस्ट है या ये एक रिस्पॉन्स है। ऑब्वियसली रिस्पॉन्स यूजुअली कम विद डेटा एज वेल, and there are also other type of messages. Okay, message syntax. किसी से बात करनी हो या लिख के किसी को कुछ बताना हो तो we usually use some syntax कि किस तरीके से वो मैसेज जो है ना वो प्राइमरली डेवलप हुआ है, डिफरेंट फील्ड्स। So what field in message and how fields are separated? Delineated means separated. So what are the fields in a message and how those fields are separated? So message semantics, that means the meaning of information in the fields, and the rules for when and how process send and respond to the messages. So these are some of the definitions जिनके तहत जो है ना वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जो है ना वो फंक्शन करते हैं। So the open protocol standards, they are defined through request for comments. And why they exist? They exist because the different companies want to make a software or a hardware that run that particular protocol. So RFC provide a way to interoperable, यानी एक कंपनी का जो बनाया हुआ डिवाइस है वो दूसरी कंपनी के बनाए हुए डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकता है। There are some proprietary protocols. They exist at the level of software as well as the level of hardware. यहाँ जो एग्जांपल दी गई है वो एक सॉफ्टवेयर की एग्जांपल दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अगर इक्विपमेंट की बात करें तो वो फिर एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की एग्जांपल होगी। इसी तरीके से मेडिकल में या हेल्थ केयर में जो एक चीज़ आ रही है वो आ रही है रोबोटिक सर्जरी।
अच्छा, रोबोटिक सर्जरी जो है उसकी फेमस होने की कुछ रीजंस हैं, और वो रीजंस जो है ना वो आम तौर पे जो है ना उनका डायरेक्ट लिंक हेल्थ के साथ। जो दो चीज़ें मैं उसमें आपको बताना चाहूँगा रोबोटिक सर्जरी में, एक चीज़ कहलाती है इन्फेक्शन, यानी सर्जरी में जो है जो इक्विपमेंट यूज़ होता है या जो प्रोसीजर्स यूज़ होते हैं जो डिफरेंट, उसमें चांस होता है कि जो बाउंड है वो उसमें किसी ना किसी तरह का इन्फेक्शन जो है ना वो डेवलप होने की पॉसिबिलिटी होती है ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से। तो ह्यूमन इंटरवेंशन को अलग कर दिया गया। दूसरी चीज़ जो है वो है प्रिसीजन। देखिए, एक्यूरेसी और प्रिसीजन दो अलग चीज़ें हैं, हम थोड़ी देर के लिए दोनों को एक ही मफहूम समझ लेते हैं। सो कितनी प्रिसीजन के साथ सर्जरी मुमकिन है, तो ये चीज़ जो है ये यानी मिलीमीटर, कहीं पे मिलीमीटर लेवल पे सर्जरी चाहिए जहां हम कैंसर के सेल को बर्न करना चाह रहे हैं, और कहीं पे जो न्यूरो सर्जरी है वहां पे फिर माइक्रोमीटर लेवल पे प्रिसीजन चाहिए। और उसमें फिर ज़ाहिर है ऑब्वियसली जो इंजेक्शन है यानी जो मेडिसिन को ब्रेन के एक पर्टिकुलर पार्ट में जो इंजेक्ट करना है या जो सर्जरी का लेवल है वो माइक्रोमीटर लेवल प्रिसीजन चाहता है, तो ये रोबोटिक सर्जरी के थ्रू पॉसिबल। जो ह्यूमन है एक्सपर्टीज, उसमें इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि लिमिटेशंस हैं, तो दैट्स व्हाई। सो रोबोटिक सर्जरी इज अनदर टॉपिक, लेकिन मैं चूंकि ये डायरेक्ट दिस टॉपिक इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू हेल्थ केयर, तो उसको मैं इतना फेवर इस वक्त नहीं करूँगा आपके लिए कि आप उसको एक टॉपिक अपने लिए बनाएं। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट हो रोबोटिक सर्जरी का तो आप अपने टॉपिक में इंक्लूड कर सकते हैं। मैं भी अपने पास लिख लेता हूँ कि हमारे पास एक और टॉपिक है कि जो नेटवर्क यूज़ होता है रोबोटिक सर्जरी में। क्योंकि इस नेटवर्क के अंदर जो एक चीज़ आप देखेंगे तो वो कहलाएगी क्वालिटी ऑफ सर्विस रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि कुछ प्रोसीजर्स जो होते हैं ना उनका टाइम के साथ बहुत लिंक होता है, रियल टाइम। तो रियल टाइम के कंसेप्ट आ जाएंगे इसमें। हम थोड़ा सा आगे चलना चाहेंगे। अगरचे ये जो एप्लीकेशन लेयर की जो बुनियादी फंडामेंटल है वो सिक्योरिटी को फोकस नहीं करते, लेकिन नो इट इज़ साइबर क्राइम्स की वजह से और स्पैम और ऐसी इंफॉर्मेशन जो वायरस है, सो सिक्योरिटी इज ए कंसर्न प्राइमरी। So some applications require a reliable data transfer, कोई दरमियान में डेटा को फोर्ज ना कर पाए, गायब ना कर पाए या चेंज ना कर पाए। And also there are some other applications which require something else, but they can tolerate some loss of data। जैसे अगर आपने किसी को इमेज भेजा है तो उसमें अगर थोड़ा बहुत चेंज आ जाए कुछ जगहों पे तो इट इज़ टॉलरेबल। एंड इवन इन ऑडियो कि अगर किसी की वॉइस आप कहते हैं कि भाई आज आपकी वॉइस इतनी अच्छी नहीं आ रही फ़ोन पे बात करते हुए, या आज मैं आपको पहचान नहीं पा रहा आप कौन बोल रहे हैं, सो सो दैट इज ड्यू टू सम लॉस इन ऑडियो, some some change in, so and also there is another thing which is called the timing. uh, Most application like emails and Skype message, ये जो WhatsApp के messages हैं, they do not need the जो क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर्स हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस डू नीड रिक्वायरमेंट, जैसे टेलीफोनी एप्लीकेशन है, इंटरनेट टेलीफोनी। अगर आप किसी को हेलो बोल रहे हैं और हेलो का ओ उड़ जाए रास्ते में तो जो है वो ये तो वो एक अच्छी बात नहीं होगी, यानी फ्यूचर रिलेशंस जो है ना वो स्टेक पे आ जाएंगे। सो दिस इज ऑन ए लाइटर टून, एक ऐसी एग्जांपल जो बताती है
कि what are the consequences which may be faced due to the loss of information. So some applications require low delay or low latency to be effective. थ्रूपुट इज अनदर कंसर्न. कुछ एप्लीकेशन जैसे आजकल जो है वो दौर है इसका मीडिया, यूट्यूब फॉर एग्जांपल, और सिमिलरली ये जो टीवी की एप्लीकेशंस हैं एफटीपी पे रिलाई कर रहे होते हैं बहुत सारे. सम एप्लीकेशन रिक्वायर मिनिमम अमाउंट ऑफ थ्रूपुट टू बी इफेक्टिव, but some applications are elastic, and some application do not work unless a minimum throughput is available, यानी डेटा रेट जो है वो अवेलेबल जब तक ना हो. इसकी मैं छोटी सी एक एग्जांपल दे देता हूँ. और कुछ एग्जांपल्स और आगे आ जाए. तो जैसे अगर आप कभी आगा खान कलेक्शन पॉइंट पे गए हो, दे आर यूजिंग, और बैंक में भी इवन टर्मिनल सर्विसेज यूज करते हैं, और वो सर्विसेज जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट है कि जो थ्रूपुट है वो 128 के बिट्स पर सेकंड जो है वो एक कनेक्शन की होनी चाहिए. तो ये उनकी रिक्वायरमेंट है ताकि जो है वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ना वो डेटाबेस के साथ, या अगर डेटाबेस यूज नहीं कर रहे तो जो टर्मिनल सर्वर है उसके साथ प्राइमरली जो है वो एस्टेब्लिश हो सके. तो ये जो है ये एक एग्जांपल है. इलास्टिक की एग्जांपल भी हमारी नज़र से गुजरी है, जिसमें हमने देखा कि स्काइप जो है और एक और सॉफ्टवेयर है कॉन्फ्रेंसिंग का जो हम कभी किसी टाइम में यूज़ करते थे इल्यूमिनेट के नाम से. तो इल्यूमिनेट वाज मोर इफेक्टिव देन स्काइप. ये हमने उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो है वो ये आइडेंटिफाई किया. थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद पता चला कि स्काइप डू हैज सम थ्रूपुट रिक्वायरमेंट्स, लेकिन जो वो सॉफ्टवेयर था दैट रिक्वायर ओनली 8 kbps, यानी कि 8 के बिट्स, 8000 बिट्स पर सेकेंड उसकी रिक्वायरमेंट. लेकिन स्काइप की रिक्वायरमेंट जो थी वो थोड़ी सी हायर थी. तो दैट वाज प्राइमरली सम एक्सपीरियंस जो हमने आपके साथ शेयर किया, और इसकी कुछ एग्जांपल्स इसी स्लाइड सेट में आगे भी आएंगे. Security is a concern when and handled through different mechanisms, but encryption is the primary जो है ना वो टेक्निक है which is used to ensure data integrity. और एक चीज़ जो सिक्योरिटी में, चूँकि आप लोगों से मैंने जब इंटरव्यू लिया थोड़ा सा, तो मुझे पता चला कि एवरीवन इज इन्वॉल्व इन आईटी, और नेटवर्क इज सपोर्ट इज आल्सो देयर. सो डेटा इंटीग्रिटी इज वन कंपोनेंट, और यूजुअली जब हम बात कर रहे होते हैं सिक्योरिटी की तो हम बात कर रहे होते हैं वन थिंग विच इज कॉल्ड CIA ट्राइब, जो कि आप लोग जानते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन के मैकेनिज्म में आता है. बट एट दिस पॉइंट इन टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द इंटीग्रिटी विच डील द अनऑथराइज्ड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, यानी डेटा की जो मैनिपुलेशन है. अगर किसी ने हेलो बोला है तो आगे भी हेलो ही होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो कुछ और हो जाए. थोड़ा सा आगे चलना चाहेंगे, अगरचे अब हमारे पास जो है वो टाइम थोड़ा कम ही रह गया इस सेशन में. तो अब जो है वो बस इसके बाद 1 या 2 स्लाइड और करेंगे, बस दैट्स इट. आज हमारे 2 सेशन कंप्लीट हो जाएंगे. सो ऑन ट्रांसपोर्ट सर्विस देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स व्हिच एन एप्लीकेशन हैज टू फॉलो. देखिए जो नीचे सर्वेंट है जो उसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है. अगर तो वो सर्वेंट जो है वो 8 आवर्स का है या लंच टाइम पे भी जाता है और चाय पे भी जाता है तो उस वक्त तो वो अवेलेबल नहीं होगा. सो देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स व्हिच आर एसोसिएटेड. अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो ये एप्लीकेशन डिफरेंट जो कॉमनली यूज्ड होते हैं उनका कॉलम है.
सबसे एक रिकॉर्ड को देखते हैं। देखिए टेबल में ये जानना जरूरी है कि टेबल के अंदर जो कॉलम होते हैं ना वो फील्ड कहलाता है और जो रो होती है ना वो रिकॉर्ड कहलाता है। तो एक रिकॉर्ड को हम देख लेते हैं जो एक रो होती है और इसमें मल्टीपल फील्ड्स होते हैं। तो एप्लीकेशन का जो है फाइल ट्रांसफर एफटीपी, ओके, डेटा लॉस, सो देयर विल बी नो लॉस ऑफ डेटा। अगर हम एक फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं और अगर उसमें कुछ लॉस हो गया तो दैट विल बी ए प्रॉब्लम। सो द रिक्वायरमेंट इज के देयर शुड बी no loss. Okay, so and the data rate requirements are elastic. So elastic आपके जहन में फौरन आना चाहिए. It is possible that the transport layer is utilizing the UDP. Okay, elastic. Okay? Elastic requirements. क्योंकि जब TCP कनेक्शन बनेगा तो उसके साथ फिर जो है वो कुछ पैरामीटर्स निगोशिएट होंगे. If there is a time sensitivity involved, no. Time sensitivity. एक दफ़ा फाइल ट्रांसफ़र स्टार्ट हो गया तो जब तक फाइल ट्रांसफ़र नहीं हो जाती, और अगर टाइम सेंसिटिव हो, यस, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम. मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जो फाइल ट्रांसफ़र के साथ रियल वर्ल्ड में लिंक करती है. अगर आपने कभी नोट किया हो कि कोई एक अच्छा फेमस पर्सन जो है वो तकरीबन तमाम चैनल पे बात कर रहा है, या एक क्रिकेट का मैच हो रहा है और मल्टीपल चैनल उसको दिखा रहे हैं, और आप एक वक्त में चैनल स्विच करते हैं तो आप देखेंगे कि उनके दरमियान में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको नजर आ जाए. एक जगह पे अभी बॉल हुई है तो दूसरी जगह पे वो बॉल अभी नहीं हुई है. एक जगह पे आपने देखा तो उन्होंने एक लाइन बता दी और दूसरी जगह पे आपने देखा कि अभी वो लाइन आने वाली है. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ दिस फाइल ट्रांसफर. क्योंकि पीछे जो मीडिया है, जो टीवी का मीडिया है, वो एफटीपी पे रिलाई कर रहा होता है. तो एक रिकॉर्ड को हमने एक अच्छे अंदाज में देख लिया है. अब बाकी के रिकॉर्ड भी इसी अंदाज में चलेंगे. ठीक है, देखें ईमेल का भी सेम केस है. एक रियल टाइम सर्विस नहीं है. इसका मतलब है ईमेल इज नॉट ए रियल टाइम सर्विस. आपने ईमेल भेज दी और फोन करके पूछ रहे ईमेल पहुंची या नहीं पहुंची, हो सकता है अभी ना पहुंची है. और बात दफा तो ये होता है कि ईमेल जो है वो एक दिन के बाद पहुंचती है. नॉर्मल ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसा हो जाता है. सो वेब डॉक्यूमेंट्स, आप देखें बिल्कुल सेम ही चीज़ है. ये गूगल ड्राइव की बात हो रही है या वेब पेजेस की बात हो रही है. देन रियल टाइम ऑडियो एंड वीडियो, अब जो व्हाट्सएप पे हम बात कर रहे हैं ना उसकी बात हो रही है. लॉस टॉलरेंट, यानी कुछ इसमें ऑडियो में अगर कुछ आवाज़ में फ़र्क भी आ जाए, क्वालिटी में भी तब भी चलेगी. ऑडियो और वीडियो की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और ये एक रेंज की सूरत में बताई गई है. तो इसका मतलब है देयर शुड बी सम स्पेसिफिकेशन जिसके अंदर ये बात, वरना आमतौर पे व्हाट्सएप कभी कभी रिकनेक्टिंग में चला जाता है. ओके, टाइम सेंसिटिविटी इज इन्वॉल्व. यस, अगर आपने हेलो बोला है तो आगे भी हेलो ही होना चाहिए ना, या हेलो, तो ये फिर मसला हो जाएगा. तो इस सूरत में क्या होगा कि लेटेंसी की वजह से या प्रॉब्लम की वजह से जो साउंड का जो डेटा है या जो वॉइस है वो डिले से पहुंच रही है, और उसकी असेंबली के बाद जो वॉइस आ रही है उसमें डिले आ गया. ठीक है, और इसके बाद आगे उसने थोड़ा इसकी रिक्वायरमेंट बताई है कि इसका ऑर्डर जो है वो 100 मिलीसेकंड होना चाहिए. ओके, वी हैव अबाउट 1 मिनट लेफ्ट फॉर दिस सेशन, और मैं यहीं पे इसको आज रखना चाहूँगा. स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. I guess sir, all it's clear, alhamdulillah. So if we have a question, we can just text you as well on WhatsApp. ये बहुत अच्छा रहेगा. और मैं ये चाहूँगा कि जब आप नेक्स्ट सेशन में आए नेक्स्ट वीक में, तो आप कम से कम 10 से आगे की 10 स्लाइड कम से कम उनको एक दफ़ा देख के, ठीक है ना, ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा होगा. यस सर. थैंक यू वेरी मच. फिर इनसे मुलाकात होती है, बात होती है. ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह.